इसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है आपके पास वो है रिएक्शन विद मेटल। अगर आपने क्या किया, रिएक्शन विद मेटल किया है, रिएक्शन विद मेटल, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास 3-4 नेम रिएक्शन आती है। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल में, रिएक्शन विद मेटल, 1 सेकेंड, रिएक्शन विद मेटल, इसमें क्या है, एक है आपके पास, फर्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, देखो वुड्स रिएक्शन में पहली खास बात, अगर आपको कोई चीज डबल करनी हो तो वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे Cl है, Cl है, तो इसके ऑटोमेटिकली 2 मॉलिक्यूल आपने अपने आप जनरेट करने। अगर सिंपल ये रिएक्शन दे दिया आपको और यहाँ लिख दिया ड्राई ईथर, ठीक है, तो जब भी आप Na के साथ रिएक्शन कराओगे तो वुड्स रिएक्शन लगेगा, ये ध्यान रखना आप। तो आपने क्या करना है, ये अपने आप इसके 2 मॉलिक्यूल डेवलप करने, ये 2Na प्लस Cl और यहाँ पे Cc, इसी का जो यहाँ पे लिखा है इसका 2 मॉलिक्यूल आपने खुद बनाने। उसके बाद फिर ये NaCl बाहर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये 2 के 4 C आपको मिलेंगे ऐसे, यानी आपको मिलेगा इथेन, सॉरी ब्यूटेन। तो ये अपने आप डबल कर देना आपने। ठीक है, वो क्वेश्चन तो एक ही देगा आपको, उसमें क्या देगा वो, जैसे आपको उसने दे दिया यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl, और वो लिखेगा यहाँ पे Na, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और लिखेगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बने। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा Na है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपने क्या करना है, इसको खुद डबल कर देना है, क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन हो सकती है बस, और कोई रिएक्शन नहीं है हमारे पास ऐसी। तो यहाँ पे Cl होगा और यहाँ ये इसी को डबल कर दो, अब ये NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। हाँ हाँ, सफिशिएंट है। इससे बाहर का बहुत लॉजिकल क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो आएगा, नहीं तो बहुत कम चांस है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन घुमा के कई बार क्वेश्चन दे देता है। देखिए डायरेक्ट नहीं देगा, इसी में से घुमा फिरा के दे देता है वो, क्योंकि जो पहले आते थे वो उसमें क्या था कि डिक्टो आ जाते थे, तो जो रटता था वो कर जाता था। लेकिन अब वो उन्होंने इसको वो किया है बेस की, लोगों को सोचना भी है, तो इसीलिए डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं देते, थोड़ा सा हेर फेर कर देते कहीं पे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, उससे बाहर का सवाल ही नहीं होता कोई आए, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं बस। ठीक है, कई बार वो ये ना देख के लैंग्वेज में दे देंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरो इथेन इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, बस यही दे दिया आपने। अब आप कहोगे क्या कर सकते हैं, क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लू है कि ये नेम रिएक्शन है हमारे पास, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये Cl है और ये Na है, तो ये कौन सी रिएक्शन है जो हमने पढ़ी थी। अब ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे सोडियम मेटल दिया, यानी ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, ये वुड्स रिएक्शन हो गई है। तो वुड्स रिएक्शन में तो हमें सामने क्या करना है, इसी के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपने ये, और आप सोच भी नहीं सकते डबल हो जाएगा, ये 2 था 2 से 4 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये है आपके पास, तो क्वेश्चन को घुमा देते, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर आपने समझा हुआ है तब तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बाहर के जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी नहीं है, जितने भी टाइप से हो सकता है जो प्रीवियस ईयर के पूछे हैं वो सारे हम इंक्लूड करके बता देते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ताकि आपको सोचना पड़े। जिसने समझा होगा वही कर सकता है उससे, जिसने नहीं समझा होगा उसको लगेगा ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा इसे। तो पहला वुड्स रिएक्शन, वुड्स में क्या खास बात है, देखो एक वुड्स रिएक्शन से क्या इसके डिमेरिट्स क्या है, एक कि ये CH4 नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें डबल होगा तो एक का तो बनने का सवाल ही नहीं होता। तो कई बार वो कहेगा कि कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन है जिसमें मीथेन नहीं बनता है, तो सीधी सी बात है वुड तो बना ही नहीं सकता, वुड तो डबल करेगा। ठीक है, एक वाला बनने का गया। दूसरा, इसमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप यूज नहीं होते, एल्काइल ग्रुप आप यूज नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 Cl और दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 Cl, ठीक है, 1 कार्बन वाला, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते वुड्स के लिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कहता है अलग अलग कंपाउंड दे देता है। इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर कुछ और बना देंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर कुछ और बना देंगे, और ये भी मिलके आपस में कुछ और बना देंगे। तो बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे आपको, इसीलिए कहता है कि इसको मत ही करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर करोगे आप तो आपको एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, सॉरी, इससे जो एल्केन है वो एल्केन आपको प्योर एल्केन नहीं मिलेगा। इससे तो एल्केन बन रहा है लेकिन ये एल्केन आपका प्योर नहीं होगा, इसीलिए आप इसे प्रेफर ना करो, सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके दो हैं वो डीमेरिट्स हैं। इसके बाद आता है आपके पास वुड्स के बाद फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक ने क्या किया? एरोमेटिक के लिए दिया, वुड्स ने दिया था एलिफेटिक के लिए, इसने दिया एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक मतलब रिंग। अब वो देखो क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको, यहाँ पे Cl लगाएगा और यहाँ पे Na दे देगा, बोलेगा बताओ क्या बनेगा। अब आप सोचने लग जाओगे, आप कई बार N यहाँ लगा दोगे, कई बार N वहां लगा दोगे। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस Cl के 2 कंपाउंड लेने हैं आपने, 2NaCl, और ये Cl के 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखो, NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है जो हमने पढ़ी होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, कहीं ना कहीं से मैच होता है। तो ये दोनों एरोमेटिक है, तो जो एरोमेटिक है उसके लिए दिया था फिटिक ने, और जो एलिफेटिक था उसके लिए दिया था वुड्स ने। अब क्या हुआ, फिर दोनों ने आपस में क्या किया? कंप्रोमाइज किया। उन्होंने कहा चलो दोनों मिलके देखते हैं कि दोनों मिलके अगर ये रिएक्शन होती कि नहीं होती। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स ने दिया किसके बारे में? एलिफेटिक के लिए, और फिटिक ने दिया किसके लिए? एरोमेटिक के लिए। रिंग लग गया यहाँ पे, तो इसने देखा ये भी रिएक्शन हो गई, ये दोनों भी आपस में कंबाइंड हो गए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सी बन जाएगा और यहाँ पे रिंग आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई है। तो ये तीसरी नेम रिएक्शन है। तो एक क्या होगा यहाँ पे? एरोमेटिक, दूसरा एलिफेटिक। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो ये आपका बन जाएगा ड्राई ईथर। ठीक, तो ऐसे ही कंप्लीट द रिएक्शन में आता है आपके पास। तो ये एक देगा, वो भी चालाक है बहुत ज्यादा, वो एक दो नहीं देते हो, वो एक ही देंगे बस। ठीक है, तो आपको वहां समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है इसके लिए। अब इसके बाद है आपके पास ये कॉन्सेप्ट को याद करना और फिर इसे अप्लाई करना मेन है बस, क्योंकि क्वेश्चन अप्लाई का होता है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर किए हमने। तो क्वेश्चन आंसर का मतलब यही है कि हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आता है हमें या नहीं आता, और इतने सारे कॉन्सेप्ट है तो कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी कह देते हैं इसे। इसमें जैसे आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, इसको किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो फिर क्या होगा? ये Mg कहाँ जाएगा? ठीक बीच में घुस जाएगा, बस जहां C और Br है उसके ठीक बीच में चला जाएगा। तो ये होते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये साइंटिस्ट ने दिया जो उसने सोचा भी नहीं था, इसको नोबेल प्राइज मिला इसी को बनाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हर एक चीज बन सकती है। अभी आपने अल्कोहल में ही पढ़ा, ये एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, हर एक चीज इससे बन सकती है। तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, लेकिन वो कहता है कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है इसको हम एनहाइड्रस में रखना पसंद करते हैं, वाटर में नहीं। क्यों? ये एनहाइड्रस में इसको सेव करके रखना है, स्टोर करते हैं हम इसे, तो एनहाइड्रस में रखते हैं। क्यों? तो उसका रीजन क्या है कि अगर इसमें जैसे हम कहते हैं कोई चीज को कि इसमें पानी मत डालो बिल्कुल, नहीं तो खराब हो जाएगा, तो ऐसे इसके साथ भी होता है कि जैसे ये एनहाइड्रस में तब तक तो सही है, ये जैसे इसमें वाटर आएगा तो वाटर का मतलब H+OH- H2O आ गया, और यहाँ पे Mg में होता है प्लस चार्ज, C में होता है माइनस चार्ज, तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, ये माइनस वाला जाएगा प्लस के साथ, और ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये बना देता है एल्केन। आपने क्या रखा था? ग्रिग्नार्ड एजेंट रखा था, तब आप बाद में कहते हो चीज हमारी खराब हो गई। तो खराब होने का मतलब क्या हुआ? खराब होने का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें कोई और चीज बन गई। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? जैसे आप इसमें वाटर डालोगे एल्केन बन जाता है,
तो ये खराब हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट को अगर आप स्टोर करके रखते हो तो उसे एनहाइड्रस कंडीशन में रखना है, वाटर उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वाटर आएगा वैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और दूसरा कंपाउंड बना देगा, यानी एल्केन बना देगा। तो ये खराब हो गया, तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे हर एक रिएक्शन के साथ को कहता है इसमें मत रखो या इसके साथ नहीं है, तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें रिएक्शन हो रही है। तो 4 रिएक्शन होगी आपकी किसकी, रिएक्शन विद मेटल की। ठीक है, अब एक आता है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पूरी बुक में एक जैसा है, पूरी बुक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे कंपाउंड में एक जैसा है। ठीक है, एक बार आप समझ जाओगे तो जितने भी हेडिंग है वो सबके साथ सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे पहले हमने कहा कि जो हेलोजन था इसमें हेलोजिनेशन, ये तो Cl है ही क्लोरोबेंजीन, अगर हेलोजिनेशन का मतलब मैंने Cl2 ऐड कर दिया इसमें, Br2 ऐड कर दिया इसमें, I2 ऐड कर दिया आप इसमें, उससे क्या होगा, तो जो ये Cl ग्रुप होता है ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी जो भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, और ये अकेले अटैच नहीं होता, इसके साथ यहाँ पे कुछ रिएजेंट यूज होना चाहिए। अगर सिंपल लिखोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, कुछ ना कुछ बीच में रिएजेंट को यूज करना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एक ऑर्थो में और एक जाएगा पैरा में। लेकिन इसमें से मेजर कौन बनता है, हम मेजर को ही प्रेफर करते, तो यहाँ पे मेजर बनता है पैरा वाला, पैरा वाला मेजर बनेगा, और ऑर्थो वाला होता है ये बनता है माइनर। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि Cl और Cl दोनों आपस में लड़ाई करने लगेंगे, यानी रिपल्सन हो जाएगा, तो रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे यहाँ पे ये Br ग्रुप आएगा, तो अब Br ग्रुप कहाँ जाएगा, या तो जाएगा ऑर्थो में और या जाएगा पैरा में, और बनेगा कौन ज्यादा, वो बनेगा पैरा वाला ज्यादा बनेगा। ठीक है, पैरा वाला ज्यादा बनता है और ऑर्थो वाला कम बनता है। अभी मैंने बताया ये दोनों रिपल्सन होंगे, रिपल्सन की वजह से ये माइनर बनेगा। ऐसी सेम केस इसके साथ है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये पूरी बुक में एक जैसा है, इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। अब सेकंड आता है इसमें नाइट्रेशन। जैसे आपके पास वर्ड आ गया नाइट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसे कह देते हैं नाइट्रेशन। दोनों कंसंट्रेट होने चाहिए। और इससे कौन सा ग्रुप निकलता है, इससे ग्रुप निकलता है नाइट्रो ग्रुप। और अभी आपको बताया मैंने कि जो Cl होता है ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये Cl डिसाइड करता है कि जो ये आने वाला ग्रुप है कहाँ पे आएगा, तो या तो ये जाएगा ऑर्थो पे और या तो जाएगा पैरा पे। तो ये बन गया आपके पास कंपाउंड। और फिर मैंने आपको कहा पैरा वाला ज्यादा बनेगा, तो ये मेजर बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनर। ठीक है, तो ये रिपल्सन की वजह से। तो सेकंड स्टेप हो गया नाइट्रेशन, ये पूरी बुक में एक जैसा है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप आता है इसमें सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपको क्या याद रखना है, सल्फोनेशन का मतलब कौन सा ग्रुप अटैच होगा, पहली चीज। जैसे Cl है तो सल्फोनेशन में हर हमेशा आपको कंसंट्रेट H2SO4 अटैच करना है, और इससे कौन सा ग्रुप रिलीज होगा, इससे ग्रुप होता है SO3H ग्रुप रिलीज, और ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो में या पैरा में, SO3H। या कई बार इसे वो ऐसे चेंज करके लिख देता है OSO2H, ये ऐसे भी लिख सकता है वो। ठीक है, तो एक ही बात है। ठीक, दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो और इसमें से भी कौन ज्यादा बनेगा, ये जो आपका पैरा वाला है ये ज्यादा बनेगा, ये मेजर है, और जो ऑर्थो वाला है ये माइनर बनेगा, माइनर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं सल्फोनेशन, यानी एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिडल क्राफ्ट। यही है जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था फिडल क्राफ्ट का। तो ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे अगर वो हाई लेवल में क्वेश्चन देगा तो वैसे बुक में आपको जनरली इजी लेवल देता है, हाई लेवल नहीं देता। ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो वहां पे आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये आपका फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो जैसे फिडल क्राफ्ट का मतलब हुआ
किसे कहेंगे? देखो पहचान क्या है फ्रीडल क्राफ्ट की, कि जब आप कोई भी एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 एनहाइड्रस। जैसे ये एनहाइड्रस वर्ड आपको मन में आया, एनहाइड्रस AlCl3, तो आप समझ जाना ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें जो एल्काइल ग्रुप है ये जाएगा, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो इसमें प्लस अटैक करेगा ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, तो ये आपकी बुक में सिंपल रिएक्शन दे देता है, तो ये बन जाता है इस तरीके से। लेकिन अगर इसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहेगा कैसे बना देगा? जैसे मैंने अभी किया था फ्रीडल क्राफ्ट में, कि ये ग्रुप दे दिया उसने, यहाँ Cl और यहाँ पे 3C दे दिया आपको Cl के साथ, और ये लिख दिया यहाँ पे फिर एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। तो इस केस में क्या होगा? देखो अब आपको ध्यान रखना है कि ये बुक में लिखा नहीं होता है लेकिन क्वेश्चन दे सकता है। तो जैसे Cl हटाओगे यहाँ प्लस आएगा, लेकिन ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, तो ये प्लस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। तो जब आप आंसर देखोगे तो आंसर कुछ और दिख रहा है आपको, तो Cl में देखो इस बीच वाला C अटैच हो रहा है, ठीक है, और ये बाहर वाला C नहीं हो रहा अटैच, और जबकि प्लस तो आपको यहाँ दिख रहा था, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होने की वजह से ये सेकंड वाले पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा आंसर, और आपको दिखने से लगेगा कि ये वाला आंसर होना चाहिए, ये 1 वाला C अटैच होना चाहिए था, लेकिन हो गया 2 वाला। ठीक है, तो जब भी कार्बोकैटायन होगी तो रीअरेंजमेंट होता है और आंसर बदल जाता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। फिर आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें जो एसाइलेशन है, एसाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? एसाइल ग्रुप होता है आपके पास, जैसे रिंग है आपके पास, इस रिंग के बाहर CH3COCH3, तो ये एसाइल ग्रुप होता है। अब इसमें प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, पता कैसे चलेगा कि ये फ्रीडल क्राफ्ट है? इसमें हो जाएगा FeCl3 या AlCl3 एनहाइड्रस का। तो जैसे आप ये देखोगे इंटरमीडिएट, आप समझ जाओ ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब इसमें ये एसाइल ग्रुप अटैच होगा, ये वाला ग्रुप, तो ये कहाँ जाएगा? इसकी दो कंडीशन है, या तो जाएगा ये ऑर्थो पे और या फिर जाएगा ये पैरा पे। दो ही कंडीशन होगी, ऑर्थो पे और पैरा पे। लेकिन फिर मैंने अभी आपको कहा कि जो पैरा वाला होता है ये बनता है आपके पास मेजर, और जो ऑर्थो वाला होता है ये बनता है आपके पास माइनर। तो माइनर को हम ज्यादा देखते नहीं है, मेजर को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप हो गए, ये ग्रुप हो गए, दोनों में रिपल्सन होगा। केवल किस केस में ऑर्थो बढ़िया होता है, ध्यान रखना, किस केस में? जहां पे नाइट्रो ग्रुप है, सॉरी अभी मैंने नाइट्रो ग्रुप पर किया था, वो नाइट्रो ग्रुप में ऑर्थो ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? जैसे ये OH है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो ये नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसमें ऑर्थो मेजर बनता है, उसमें ऑर्थो मेजर बनेगा और पैरा माइनर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस केस में ऑर्थो वाला मेजर बनता है बस, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, बाकी में नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपको पूरी बुक में दिखेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये पूरे सबके साथ चलेगा ये, और एक ही जैसी रिएक्शन है इसमें। हाँ 16 को मैं चला जाऊंगा, ठीक है, तो 15 तक आप मुझे अभी जितना भी पूछना, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लेना मुझसे ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी भी मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, इवनिंग तक भी, जब भी आपको अगर कोई भी टॉपिक लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे 4 या 5 डेज के लिए बाहर जाना है कहीं पे, तो वो आपका लॉस ना हो। तो अभी आप मुझे कोई भी चैप्टर कर रहे हो, आप कोई नहीं आता है मुझे भेजो, तो मैं आपको बता दूंगा उससे 2, 3, 4 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अपने हिसाब से देखो आपको कौन सा चैप्टर आ गए अच्छे, कौन से नहीं आए हैं, आप मुझे उससे बता दो, कि जो नहीं आया है तो उसको मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये Cl ग्रुप लगा है, तो ये Cl यहां से नहीं हटेगा, जैसे एलिफेटिक में हट रहा था, ये यहां से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों?
ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है इसमें कि ये जो ग्रुप होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। पहला चीज, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर किसकी वजह से आया, रेजोनेंस की वजह से आया। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी यानी मजबूत ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो जब स्ट्रांग हो जाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जैसे डबल बॉन्ड है, यहां से तोड़ना मुश्किल, तो डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। एक और वो कह देता है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, तो वो भी सही आंसर है, ध्यान रखना। sp2 हाइब्रिडाइज भी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है आपके पास जिसकी वजह से एरोमेटिक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो सबसे पहला रीजन कौन सा होगा, रेजोनेंस का ध्यान रखना। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और वो मजबूत हो जाता है। फिर दूसरा होता है इसमें sp2 करेक्टर हो जाता है इस कार्बन के पास, sp2 की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 या 3 रीजन आपको बुक में लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है। लेकिन इसी का एक अपोजिट में आ गया था डॉ प्रोसेस। तो इसने क्या किया, डॉ ने इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने क्या किया, NaOH की रिएक्शन करा दी। लेकिन यहाँ पे सिंपल में नहीं हुआ, लेकिन जब आपने हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वगैरह अप्लाई करोगे, यानी ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई कर दी, तो जैसे ही ड्रास्टिक कंडीशन को अप्लाई किया उसने, तो ये OH क्या कर रहा है, इस Cl को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रास्टिक कंडीशन है। फिर उसने कहा कि देखो किस कंडीशन में से और इजी बना सकते हैं, तो उसने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो इसने देखा अब तो ये रिएक्शन आसान हो गई, ठीक है। अब इसको कम टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ रहा है, तो बिल्कुल हो गया। फिर उसने क्या किया, दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर उसने क्या किया, 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। अब देखा है तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो गई, ठीक है। अब ये जल्दी बन गई। और जब उसने तीनों नाइट्रो ग्रुप लगाए, ये 3 नाइट्रो ग्रुप इसने लगा दिए, तो देखा इसने तो ये तो बहुत जल्दी रिएक्शन होगी, केवल आपको हीटिंग करना है, वार्म करना है, बस आपने गर्म किया ऐसे, केवल NaOH की प्रेजेंस में इसको केवल वार्म कर दिया, बस उसी की वजह से तुरंत रिएक्शन हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस केस में ज्यादा फास्ट होती है, जब उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, ध्यान रखना। तो कई बार वो कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, तो ये लास्ट वाली सबसे फास्ट होगी, 4 वाली, ठीक है। जितना उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, उतना वो रिएक्शन फास्ट होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम होगा उतनी रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो ये आपको ऑर्डर भी इसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अभी पहले बताओ, इसको समझ में आया, इसका एक पोर्शन अभी बचा हुआ उससे भी हम खत्म कर देंगे। तो यहां तक इसमें पूछना मुझे, इसे कहते हैं डॉ प्रोसेस, इससे बनता है फिनॉल, फिनॉल में भी ये है, ठीक है। अब इसके बाद है एक चीज और आती है इसमें, आपका स्टीरियो रिएक्शन, वो स्टीरियो भी पूछ लेता है आपसे, तो स्टीरियो रिएक्शंस को हम कर देते हैं, तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखो 2 डेज के चैप्टर है, कोई भी आप चैप्टर को दोगे तो मैक्सिमम 1 या 2 टाइम्स में वो फिनिश हो जाएगा, कोई भी चैप्टर। पी ब्लॉक भी अभी हमने जब रिविजन किया तो मेरे ख्याल से 3-4 डेज में हो गया था। तो रिविजन में टाइम कम लगता है, उसको एक बार रिवाइज करना, मेन पॉइंट को याद कर लेना बस। अब देखो स्टीरियो में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले स्टीरियो कहते क्या है, ओके। तो उसको उसमें रिचार्ज में लगा दो, बस एक पोर्शन है, इसको मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ, 3% है तो कोई बात नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। थोड़ा सा रह गया बस। स्टीरियो केमिस्ट्री कहते किसे हैं, जिसमें कि जो बिहेवियर ऑफ लाइट होता है, बिहेवियर ऑफ लाइट वो डिफरेंट हो जाता है,
ठीक है, ओके ओके ओके, चलो थोड़ी देर देख लो, वेट कर लेना, बस जैसे ही जाएगा तो बता देना। तो बिहेवियर ऑफ लाइट डिफरेंट होगा, ठीक। इसमें एक वर्ड आता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं जिस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, ए बी सी डी चारों डिफरेंट होंगे, उसे कहते हैं कायरल कार्बन। और उस कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल मतलब लाइट है, तो लाइट के रिस्पेक्ट में ये एक्टिव होती है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2-3 मिनट और लेता हूँ बस। इसमें एक होता है ऑर्डिनरी लाइट, किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। फिर आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब हुआ कि जो लाइट वन डायरेक्शन में क्या करती है? वाइब्रेट करती है। द लाइट विच वाइब्रेट इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, किसे कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं, हाँ हाँ अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, यहीं तक इसे करते हैं। स्टीरियो को हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, कल देखते हैं स्टीरियो को। तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना फिर, ठीक है। आज मैं यहीं पे ऑफ कर देता हूँ फिर मीटिंग को, तो बाकी हम लोग कल करते हैं फिर, ठीक है। अगर किसी का कोई वो है, आप पे कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे लिख के भेज दो।